Hi guys, hope all of you are doing well. My name is Achal, I'm your quant mentor, and in this session we are going to discuss few concepts based on which questions have been asked very frequently in IPMAT Indore. So we'll be discussing these concepts through examples. So let's get started with the first question for the day. The area of a bounded figure mod of x minus 3 plus mod of y minus 2 is less than or equal to 4. Now ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर यू कैन ईदर द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज बाय ग्राफिकल मेथड. यहाँ पर ये जो आपको ग्राफ मिलेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4 का, वो ग्राफ कैसा होगा, लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट. बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड वन थिंग. अगर मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4 इसका ग्राफ बनाऊं, या फिर मैं ग्राफ बनाऊं मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 4 का, द ग्राफ ऑफ बोथ दीज फिगर्स इज गोइंग टू बी सेम. और मोर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो इन दोनों जो ग्राफ्स बनेंगे इनका शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगा. इट्स जस्ट दैट पोजीशन विल बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस, तो मे बी अगर फर्स्ट वाली जो हमारे को इनइक्वालिटी दी हुई है इसका ग्राफ अगर मान लो ऐसा बनता है तो इसका ग्राफ यहां ऐसा बनेगा. बट इसका जो शेप एंड साइज है और इसका जो शेप एंड साइज है, दोनों के शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होंगे. दिस इज द कंसेप्ट. एंड ये कैसे आता है? इट बेसिकली कम्स फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ फंक्शंस. व्हेन यू रिप्लेस x by x plus a, the graph shifts a units towards left. ये होता है normally. When you shift or when you replace y with y plus a, तो what happens is the graph shifts towards downwards I think यहाँ पर. तो shifting of graph होता है लेकिन shape जो है ना वो change नहीं होता है. Understand this thing. तो अगर मेरे को ये पता है कि सिर्फ ग्राफ शिफ्ट होता है, शेप चेंज नहीं होता है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली सॉल्व फॉर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 4. इसका जो एरिया आएगा, मुझे तो एरिया निकालना है ना, बस इस ग्राफ का जो एरिया आएगा वही एरिया होगा हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का भी. ठीक है, तो बस आप इसको सॉल्व कर लेते हैं या इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अब यहां पर अगर x 0 है तो y शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है, तो मैं पॉइंट्स बना लेता हूं यहां पर x 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 +1 2 3 4 -1 2 3 4. तो इफ x इज 0 तो y मॉड ऑफ y क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक जाएगी और मिनिमम वैल्यू जाएगी -4 तक. ये दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं एक्सट्रीम्स. जब y 0 हो जाएगा तो mod x विल बी लेस देन और इक्वल टू 4, राइट? तो इस केस में x की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम -4 तक जाएगी और मैक्सिमम जाएगी +4 तक. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू एग्जैक्ट डिटेल्स बिकॉज अगर पूरा कंसेप्ट समझाने जाएंगे तो दिस वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग. इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन थिंग फॉर यू कि अगर इस टाइप का ग्राफ इस टाइप का इनइक्वालिटी रहता है तो हमें कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है इसका. एक बार x 0 मान लो तो y के एक्सट्रीम्स निकाल लो, एक बार y 0 मान लो x के एक्सट्रीम्स निकाल लो. नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स, जॉइन दीज पॉइंट्स. तो ये जो फिगर मिल रहा है आपको, ये किस टाइप का फिगर होगा? दिस इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर. दिस इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर क्योंकि लेंथ यहां की भी क्या है? 8 यूनिट्स. यहां से यहां तक 8 यूनिट्स, यहां से यहां तक भी 8 यूनिट्स है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर. अब अगर ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का मुझे एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ये सारे जो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं 1 2 3 4, चारों ट्राइंगल्स क्या हैं? बराबर होंगे एरिया में. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल. अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स. फाइन.
तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये वाली स्मॉलर साइड क्या है 4 यूनिट्स है, 0 से -4 तक 4 यूनिट्स, और ये वाली स्मॉलर साइड क्या है 0 से -4 अगेन 4 यूनिट्स. So this comes out to be 4 into 4 into 4 is 4 cube 64, 64 by 2 is 32 square units. ठीक है, तो ये जो पूरे स्क्वायर का एरिया है वो कितना आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा. दिस इज व्हाट इट इज. इसी टाइप की एग्जांपल या इसी टाइप का इनइक्वालिटी देके आपको एक चीज और पूछ सकता है क्वेश्चन में. Instead of asking you the area, what they can ask you is they can ask you the number of integral values of x and y. यहां x और y के इंटीग्रल वैल्यूज भी पूछ सकता है. तो देखो सॉल्व करने का तरीका जो है ना वो pretty much वैसा ही है. Instead of assuming x minus y and y minus 2, आप simply mod x plus mod y ले लो, less than equal to 4 ले लो. इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ हमने अभी जस्ट देखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ये और एक स्ट्रेट लाइन ये बनेगी. ठीक है, अब आपसे पूछा है यहां पर नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स कितने होंगे. तो अब देखो मैं केसेस बनाता हूं x के लिए. ठीक है, फर्स्ट केस जब x की वैल्यू क्या है 0 है. फर्स्ट केस अगर x की वैल्यू 0 है यहां पर तो मेरे पास इनइक्वालिटी क्या बनेगी, मॉड ऑफ y शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. ये 0 खत्म हो गया तो मॉड y शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है, जब x 0 है तो y की वैल्यू 4, मॉड y की वैल्यू 4 या उससे कम होनी चाहिए. मतलब y क्या क्या हो सकता है, y हो सकता है +4 3 2 1 0 1 2 3 और -1 -2 -3 एंड -4. तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं y की यहां से 4 से लेकर -4 तक, यानी कि टोटल 9 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं y की. ओके, वहीं अगर केस 2 अगर मैं x की वैल्यू +1 ले लेता हूं, इफ आई टेक x एज +1 तो ये मॉड ऑफ 1 1 बन जाएगा. तो यहां से मेरे पास आएगा मॉड y इज लेस देन इक्वल टू 3. मॉड y इज लेस देन इक्वल टू 3. तो अगर x +1 है तो मॉड y यानी y की वैल्यू क्या होगी +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3. मॉड y 3 से कम होना है तो y की वैल्यू मैक्सिमम +3 से लेकर मिनिमम -3 तक आएगी. इंटीग्रल वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं. तो कितनी वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6 7. यहां से आ गई 7 वैल्यूज. और यही होगा जब x क्या है -1 भी है. सोचो ये जो ग्राफ बन रहा है ये सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है. x 1 पे y की जितनी वैल्यूज आएंगी x -1 पे भी तो उतनी ही वैल्यूज आएंगी ना. 3 2 1 0 -1 -2 एंड -3. तो सिंपली मैं इसको क्या करूंगा डबल कर दूंगा. दिस बिकम्स 14 वैल्यूज. ठीक है, अब वहीं अब आपको समझ में आ रहा होगा केस 3 अगर आप बनाओगे तो x की वैल्यू प्लस या -2 कुछ भी हो, x प्लस -2 कुछ भी हो तो यहां से मॉड y विल बिकम लेस देन इक्वल टू +-2 कुछ भी हो, मॉड ऑफ +-2 विल बी 2. 2 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, y मॉड y कम्स आउट टू बी लेस देन और इक्वल टू 2. ठीक है, तो y की वैल्यू अगर x +2 है तो y की वैल्यू +2 +1 0 -1 -2 कुछ भी हो सकती है. तो 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएगी 5 और यही वैल्यूज आएंगी x -2 पर भी. तो टोटल कितनी वैल्यूज मिल रही हैं 10 वैल्यूज मिल रही हैं. ठीक है, और अब अगर तुम्हें पैटर्न समझ में आ रहा है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा. नेक्स्ट जब x की वैल्यू आप +-3 लोगे तो ये 5 का क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा. एक बार x +3 पर और एक बार x -3 पर. 3 इंटू 2 ये वैल्यूज कितनी आ जाएंगी 6 वैल्यूज आ जाएंगी. और जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी या -4 हो जाएगी तब ये कितना बन जाएगा 7 5 3 1 हो जाएगा. और दोनों साइड्स मिलेंगी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तो ये हो जाएगा टोटल 2 वैल्यूज. तो टोटल इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ रही है हमारे पास 9 + 14 23 23 + 10 33 33 + 6 39 39 + 2 41. टोटल इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं 41 यहां पर. ठीक है, अब इसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं थोड़े बहुत. क्या वेरिएशन, यहां पर तो मैंने इक्वालिटी भी किया हुआ है,
ये हो सकता है कि सिर्फ लेस देन 4 बोला हो आपको और इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने को बोले। तो लेस देन 4 में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन पर जो पॉइंट्स लाए कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स लाए कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहां पर है, 6 7 8 9 10, फिर ये हो जाएगा 11 12 13 14, ठीक है, फिर 15 16 17, और ये तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया था। तो टोटल ये जो 17 पॉइंट जो इस लाइन पर लाए कर रहे हैं, जो बेसिकली इक्वालिटी बना के दे रहा है, वो हमें हटाने पड़ेंगे। तो 41 माइनस 17 ऐसे कर सकते हो। तो ध्यान रखना इक्वालिटी है या फिर नहीं है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी यहां पर लॉग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आईपीमैट इंदौर में पूछे जाते हैं। लॉग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो log of x cube into y की पावर 4 is 3a plus 5b and log of x square into y cube is 2a plus 2b। आपको निकालना है log of x into y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जो पूछा है पहले उसको हम समझ लेते हैं। हमसे पूछा है log of x into y and we know नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग लॉग्स में, log x एंड log y में, और ये log x एंड log y, और जब नंबर्स प्रोडक्ट हो रहा होता है नंबर्स का तो ये लॉग्स स्प्लिट होके ऐड हो जाते हैं। हमें निकालना है इसकी वैल्यू log x प्लस log y की वैल्यू। इसके लिए हमें log x पता होना चाहिए, log y पता होना चाहिए। तो देखते हैं log x और log y हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते गिवन हमारे टर्म से। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर मैं नंबर्स को स्प्लिट कर सकता हूं इनको। तो ये मिलेगा मुझे log ऑफ एक्स क्यूब एंड log ऑफ y की पावर 4, और ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे यहां पर। दिस इज इक्वल टू 3a प्लस 5b। अब हमें पता है कि ये जो पावर होती है नंबर की वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है log में। सो दिस बिकम्स 3 टाइम्स log ऑफ x प्लस 4 टाइम्स log ऑफ y इज इक्वल टू 3a प्लस 5b, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट ये वाली जो इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, मतलब फर्स्ट सिंप्लीफाई होके ये आई। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी अगर यहां पर नंबर में क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हम स्प्लिट करेंगे और ऐड हो जाएगा वो। तो ये बन जाएगा log ऑफ x का स्क्वायर एंड log ऑफ y का क्यूब, और ये दोनों हो जाएंगे ऐड हमारे, ठीक है। नंबर स्प्लिट होके लॉग्स उनके ऐड हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। तो यहां पर अगेन ये पावर में नंबर है, नंबर में पावर है, ये बाहर आके मल्टीप्लाई होगी। 2 टाइम्स log x प्लस 3 टाइम्स log y इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। इसको बोलते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। और अब हमें निकालना क्या है, log x और log y की वैल्यू। तो थिंक ऑफ इट एज 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स क्या है, log x एंड log y है। a और b के टर्म्स में तो आंसर ही निकालना है, तो a और b तो हमें नहीं एलिमिनेट करना, हमें इनके लिए सॉल्व करना है, log x और log y के लिए। तो लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट log x। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और ये वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 log x माइनस 6 log x इज 0, 2 इंटू 4 इज 8 log y, माइनस 3 इंटू 3 इज माइनस 9। तो 8 माइनस 9 इज माइनस log ऑफ y बचेगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 6a माइनस 6a 0 हो गया, 2 इंटू 5 10 एंड माइनस 6, 10 माइनस 6 इज 4b। तो यहां से मेरे पास निकल के आता है log ऑफ y की वैल्यू कितना है, माइनस उधर साइन कर दो, माइनस 4b। log y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहां से माइनस 4b। होप इतना क्लियर है सबको। अब log y की वैल्यू आ गई है, तो log x की वैल्यू कैसे आएगी, या तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम आर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में 2 टाइम्स log x
प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग वाई हो जाएगा -4b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो यहां से देखो log ऑफ x ये हो जाएगा -12b, इधर जाएगा +12, +12 प्लस 2 इज 14b और ये 2a तो है ही, प्लस हो जाएगा। सो 2 log x इज दिस, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो log x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 7b। ये आ जाती है हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, अब log x आ गया, हमें निकालना क्या था, log x प्लस log y निकालना था। तो हमें पता है log x, हमें पता है log y, दोनों को ऐड कर देते हैं। log x इज a प्लस 7b एंड log ऑफ y इज -4b। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आता है a प्लस 3b। a प्लस 3b ऑप्शंस में है क्या, a प्लस 3b नहीं है ऑप्शंस में, तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रीटी मच बेस्ड ऑन सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स। तो अगर आप लॉग्स की सिंपल प्रॉपर्टीज भी पढ़ के जाते हो तो लॉग का क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाना चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर आईपीमैट 24 में पूछा गया था, वहां पर जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी लॉग की वो क्या थी, a टू द पावर log ऑफ b बेस m। इस पे बेस पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो आई होप यू रिमेंबर, जब इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है, एक बेस पावर में ही लॉग है, पावर में लॉग है, तो ये जो नंबर, ये जो बेस है और ये जो नंबर है हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू b टू द पावर log ऑफ a बेस m। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको खासकर ध्यान रखना है। फाइन, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इस क्वेश्चन में यू हैव टू सिंपली सॉल्व फॉर x, लेकिन बहुत थोड़ा सा हमें केयरफुली सॉल्व करना रहेगा। आपको दिख रहा है यहां पर रूट ऑफ 5x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसका सोल्यूशन क्या है, यानी x की वैल्यू क्या है। अगर आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हो तो सॉल्व करना बहुत आसान है। आपके पास जो भी ऑप्शंस होंगे x की वैल्यू आप पुट करोगे यहां पर और देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कब बराबर हो रहे हैं। अगर बराबर होते हैं तो x की वो वैल्यू वुड बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, शॉर्ट आंसर सेक्शन में ये क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा मत करना कि डायरेक्टली इन दोनों का स्क्वायर कर दो, आप मतलब यहीं पर ही स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये भी आप कर सकते हो, वहां से भी आंसर आ जाएगा, बट वहां से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लंबा क्यों हो जाएगा, जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 5x माइनस 1 के रूट का स्क्वायर ये मिल जाएगा, रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर ये मिल जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ये मिल जाएगा। तो होगा क्या, स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। सॉल्व तो हो जाएगा, इक्वल टू 4 रहेगा, ये सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें। अब बेटर वे टू सॉल्व दिस वुड बी, आप ये वाले टर्म को पहले राइट साइड में लेके जाओ, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा रूट ऑफ 5x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा किसके बराबर, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 के बराबर। ठीक है, अब यहां पर अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 5x माइनस 1, राइट हैंड साइड a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस है तो माइनस ट्वाइस ऑफ 2 विच इज 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर 5x माइनस x 4x बनेगा और ये माइनस 1 कैंसिल्स आउट दोनों तरफ, 4 लेफ्ट में आएगा, माइनस 4 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने पर आपके पास बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो यहां जो एक्सप्रेशन है, यहां वही एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंडर है। तो x माइनस 1 को आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो यहां पर अब एक सोल्यूशन तो यह हो सकता है कि समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग,
तो या तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 0 हो सकता है। और एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली बताता हूँ, समझाता हूँ आगे। तो यहां पर आई टेक दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मिल जाएगा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0। ये कब हो सकता है? जब या तो ये टर्म 0 हो, ठीक है, तो ये टर्म 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 1। x माइनस 1 0 होना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 1। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, या फिर ये वाला टर्म 0 हो, तो ये वाला टर्म 0 कब होगा? क्या ये वाला टर्म 0 हो सकता है? ये वाला टर्म 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ये वाला टर्म 0? समझो, this is square root of a number. Square root of a number is always greater than equal to 0. Square root of 4 is 2. Square root of 2 जो भी होगा irrational number है लेकिन है तो positive. Square root of 1 is 1 positive number. Square root of 1 by 9 will also be positive. Square root of 0 is 0. तो square root of any number is always greater than or equal to 0. तो ये वाला पार्ट 0 या उससे बड़ा है, प्लस 1, तो ये पूरा पार्ट डेफिनेटली 0 से बड़ा है। एक 0 या उससे बड़े नंबर में 1 ऐड करोगे तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ये 0 हो नहीं सकता। सो द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितना आ गई? यहां से 1 आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर कहीं भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या x का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं बना। अगर मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर देता तो स्क्वायर x स्क्वायर आ जाता, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती, हो तो जाता सॉल्व लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती उसमें। ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा यहां पर मॉडिफिकेशन करके थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के क्या कर सकते हो, एक टर्म को ले जाओ राइट साइड में और फिर स्क्वायर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन आई पिक्ड अप फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर पेपर, शायद IPMAT 24 में था। डेटा वही है लेकिन जो पूछा है क्वेश्चन वो डिफरेंट है। तो यहां पर वी हैव इन अ ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स, 52 like tea, 48 like juice and 62 like coffee. If each student in the group likes one amongst tea, juice and coffee, then the maximum number of students that like all the three drinks is what? तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाते हैं। यहां पर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ये रेक्टेंगल। देन वी हैव सम स्टूडेंट्स लाइकिंग टी, सम स्टूडेंट्स लाइकिंग जूस एंड सम स्टूडेंट्स लाइकिंग कॉफी। जूस कितने लोगों को पसंद है? वेट, 52 like tea. So there are some people, 52 people who like tea, 48 like juice. तो juice पसंद है 48 लोगों को and 62 like coffee. Coffee पसंद है 62 लोगों को। If each student in the group likes one amongst them, इन 3 ड्रिंक्स में से कम एक ड्रिंक तो सबको पसंद है ही, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे कुछ भी ना पसंद हो। तो ये सर्कल के बाहर वाला जो रीजन है वो हो जाएगा 0 हमारा। ओके, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द 3 ड्रिंक्स। तो मुझे क्या करना है? ऑल 3 ड्रिंक्स मतलब ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मुझे क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस पार्ट। अब एक जो नॉर्मल थिंकिंग चलती है मैक्सिमाइज करने की, वो क्या है? वो ये है कि भाई ये 52 है, ये 48 है, ये 62 है, तो भाई ये सारे के सारे अगर टी और कॉफी पसंद करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? द लीस्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स 48, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। तो हम जल्दी जल्दी में इसको 48 मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। बट सोचो क्या 48 हो सकती है इसकी वैल्यू? लेट्स सी, कैन दिस बी 48? वेल, दिस कैन नॉट बी 48। व्हाई? लेट्स सी। अगर ये 48 हो जाएगा तो ये, सिंस ये पूरे सर्कल का एरिया 48 है, दिस हैज टू बी 0 0 एंड 0। ठीक है, फिर ये 48 हो जाएगा तो इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 4। अगर ये 0 भी हो गया तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है यहां पर कि ये 0 हो गया तो ये 4 होना पड़ेगा। ठीक है, और ये सर्कल का टोटल एरिया 62 होना था, ये 48 है, तो दिस विल बिकम 14 क्योंकि ये दोनों 0 0 है।
तो अगर ये वाला ऐसा हमारा वो बनता है, अरेंजमेंट बनता है फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ दीज एरियाज, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे यहां पर 0 0 0 0 तो हटाओ, 48 प्लस 14 इज 62, 62 प्लस 4 इज 66, टोटल स्टूडेंट्स आ रहे हैं 66, लेकिन चाहिए कितने हमें, टोटल 150 स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो अगर ये 48 में लेता हूं तो क्या टोटल स्टूडेंट्स 150 हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन ना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हम डायरेक्टली बोल पाए कि 48 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द थ्री, हम इसको इतना डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें सॉल्विंग करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्विंग करते हैं वो देखो। लेट्स से A इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like exactly one drink, exactly एक ड्रिंक पसंद करने वाले A नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, B is the number of students who like exactly 2 drinks and C is the number of students who like all the 3 drinks। ठीक है, 0 ड्रिंक्स पसंद करने वाला कोई है ही नहीं। तो चलो मतलब क्या हुआ इसका समझो यहां पर। लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं ब्लू कलर, ए समझते हैं ए क्या है। ए इज दो स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली 1 ड्रिंक, तो कौन सा एरिया हो जाएगा ए हो जाएगा बेसिकली आपका ये वाला एरिया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये वही रीजन है ना। ये क्या है, ओनली टी वाले, ओनली जूस वाले और ओनली कॉफी वाले। तो ये तीनों मिलाकर एग्जैक्टली 1 ड्रिंक पसंद करते हैं। तो ये तीनों मिलाकर कितने लोग हैं, ए लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो बी कौन है, जिन्हें एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स पसंद है। तो एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स पसंद करने वाले कौन हो जाएंगे, ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया। ये हो जाएंगे ये तीनों मिलाकर। ये कौन लोग हैं, जिन्हें टी जूस पसंद है, कॉफी नहीं पसंद। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें टी कॉफी पसंद है, जूस नहीं पसंद। और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें जूस कॉफी पसंद है, टी नहीं पसंद है। तो ये तीनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलाकर हो जाएंगे हमारे ऐसे लोग जिन्हें एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स पसंद है। और सी क्या है, जिन्हें तीनों ड्रिंक्स पसंद है। तो तीनों ड्रिंक्स पसंद करने वाले तो हमारे पास ये लोग हो ही गए यहां पर। ये ऐसा रीजन हो गया जिन्हें तीनों ड्रिंक्स पसंद है। तो अब यहां पर मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। कैसे मैक्सिमाइज करेंगे समझो। आई नो ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला ब्लू रीजन, येलो रीजन और पिंक रीजन टोटल मिला ले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, विच इज हाउ मच, 150। वेरी सिंपल, करेक्ट। वहीं अगर मान लो मैं ये वाला सर्कल 52 स्टूडेंट्स प्लस 48 स्टूडेंट्स प्लस 62 स्टूडेंट्स ये ऐड करता हूं, 52 प्लस 48 प्लस 62, तो ये ऐड करेंगे तो पहले तो निकालते हैं आएगा क्या, 100 प्लस 62 इज 162 मिलेगा। अब ये 162 में हुआ क्या, ये ब्लू वाला रीजन तो हमने एक बार ऐड किया, येलो वाला रीजन 2 बार ऐड होगा, एक बार टी के 52 के साथ और एक बार जूस के 48 के साथ। ये वाला रीजन भी 2 बार ऐड हुआ और ये वाला रीजन भी 2 बार ऐड हुआ। तो ये जो बी रीजन है टोटल वो 2 बार ऐड हो गया। ठीक है, वही ये जो सी रीजन है ऑल 3 वाला, एक बार टी के साथ भी ऐड कर दिया हमने, एक बार जूस के साथ ऐड कर दिया और एक बार कॉफी के साथ ऐड कर दिया। तो यहां पर मेरे पास ए जो है वो 1 बार काउंट हुआ है, बी 2 बार काउंट हुआ है और सी 3 बार काउंट हुआ है, राइट। तो ये जो सम 162 आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, ए प्लस 2b प्लस 3c के कारण आ रहा है। ठीक है, होप इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, नीचे वाली में से ऊपर वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। हमें सी की वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम क्या होगी, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर a माइनस ए 0 हो जाएगा, 2b माइनस बी b हो जाएगा और 3c माइनस सी मिलेगा हमें 2c, विच इज इक्वल टू 162 माइनस 150 विच इज 12। इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो b प्लस 2c की वैल्यू कितना आ जाती है, 12 आ जाती है। नाउ यहां पर समझो, क्या सी की वैल्यू 48 हो सकती थी जो हम पहले सोच रहे थे, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सी अगर आप 48 रखोगे तो बी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या बी नेगेटिव हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते।
जीरो हो सकते हैं या जीरो से ज्यादा हो सकते हैं, इंटीजर होना है, नेगेटिव तो नहीं ही हो सकता है, राइट। तो यहां पर सिंस मुझे c को मैक्सिमाइज करना है, मैं b को लीस्ट पॉसिबल अज्यूम कर लूंगा, तो b की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इससे कम तो हो नहीं सकता b। तो इफ b इज 0, 2c की वैल्यू कितना आएगी, 12 आएगी, तो c कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, 6 हो जाएगी। और b क्या था, b इज दो स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स, ये ऐसे लोग 0 हो जाएंगे। तो हो गया क्या यहां पर, समझो, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये रीजन हो गया 6 मेरे पास, ठीक है, C6 आ गया, ये आ गया 0, ये भी 0 और ये भी 0, इन तीनों का सम 0 आ रहा है, तो मतलब ये तीनों ही 0 होंगे, नेगेटिव तो हो नहीं सकते। तो अब इस सर्कल में आप देखो 48 में से 6 यहां है, तो बचे कितने, 42 यहां होने पड़ेंगे, 52 में से 6 यहां है, ये दोनों 0 है, तो ये हो जाएगा 46, और यहां पर 62 में से ये 0 है, ये 6 है, तो ये हो जाएगा 56। अब हम ऐड करके देखें टोटल रीजन जो है, तो देखो यहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 46 यहां से, 42 यहां से, 56 यहां से और 6 यहां से हैं, ये तीनों तो 0 0 है, तो 6 2 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 0 यहां गया, 20 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 8, 8 5 13, सॉरी मैंने क्या किया, गलती कर दिया, 22 आएगा ना, सॉरी 2, सो 2 4 6, 6 4 10, 10 और 5 15, देखो टोटल स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, तो ये गिवन डेटा के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। तो जब भी आपके पास ये मैक्सिमम या मिनिमम स्टूडेंट्स पूछे ना, तो आपको इस तरीके से सोचना है कि ए बी सी एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 का सम क्या है, और जब हम इन सारे सर्कल्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो सिंगल रीजन वाले एक बार ऐड होंगे, एग्जैक्टली 2 वाले 2 बार ऐड होंगे और एग्जैक्टली 3 वाले 3 बार ऐड होंगे। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। यहां पर हम AMGM वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। वी नो फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ये तो हमें पता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या, इक्वालिटी exists when the numbers are equal, when the numbers are equal। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि a प्लस बी जो है वो कांस्टेंट, अब चलो वो थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, बट AMGM जो है वहां से हमें ये समझ में आता है, क्या हुआ ये, AMGM से हमें ये समझ में आता है कि a और b अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो a प्लस बी बाई 2 अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। यहां पर नाउ a प्लस बी बाई 2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में, द 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। सो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके 3 साइड्स का सम दिया हुआ है 400। तो इसके साइड्स हम क्या मान लेते हैं, इसके साइड्स हम x y मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स का सम, मान लो हम x y और x, इन 3 साइड्स के सम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 साइड्स का सम क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई। ये आपको दिया हुआ है कितना, सम दिया हुआ है 400 यहां पर। तो ये जो y है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 माइनस 2x आ जाएगी, ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपको निकालना है द एरिया ऑफ द पार्क इज मैक्सिमम व्हेन द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज व्हाट। तो अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है तो इसकी जो लेंथ होगी, जो लंबी वाली साइड होगी, लॉन्गर साइड होगी, वो क्या होगी, ठीक है। तो नाउ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, प्रोडक्ट ऑफ द 2 साइड्स x इंटू वाई, ठीक है। तो यहां पर y की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 400 माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा x इंटू
400 माइनस 2x। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन निकाल के यहां रखा, इंटू ये x एज इट इज, इंटू ये बन जाएगा क्या 200 माइनस x। ठीक है, अब ये तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इसकी टेंशन नहीं है, मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो ये एरिया मैक्सिमाइज कब होगा, जब मैं ये वाला एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करूंगा। इफ आई मैक्सिमाइज दिस एक्सप्रेशन तो ये एरिया मेरा मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट। नाउ हाउ कैन आई मैक्सिमाइज दिस एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, x इंटू 200 माइनस एक्स, इसको मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें AMGM प्रॉपर्टी लगाते हैं। AMGM प्रॉपर्टी किस पे, एक टर्म ये है x और दूसरा क्या है 200 माइनस एक्स। तो x प्लस 200 माइनस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 200 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से ये देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल्स आउट, 200 बाई 2 आ गया 100 विच इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 200 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां से स्क्वायर अगर मैं कर दूं, और स्क्वायर भी मत करो, इसको समझो यहीं से, आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये जो टर्म है ये टर्म अंदर है, अब ये टर्म, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं, x इंटू 200 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100, तो ये जो नंबर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब यहां इक्वालिटी होगी। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 100 से 100 के बराबर या उससे कम है, तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर रूट भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट मैक्सिमम का क्या होगा, स्क्वायर रूट मैक्सिमम होगा 100 जब यहां पर इक्वालिटी आएगी। अब सोचो इक्वालिटी कब आती है, जब दोनों नंबर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों नंबर्स बराबर होते हैं। तो यहां दोनों नंबर्स कब बराबर होंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 100 आ जाएगी, x कम्स आउट टू बी 100। तो x अगर 100 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 माइनस ट्वाइस ऑफ 100, y की वैल्यू हो जाएगी 200। तो ये हमारे पास चारों साइड्स आ जाते हैं रेक्टेंगल के, 100 200 100 एंड 200। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड पूछा था, लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड हियर इज 200, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसको एक शॉर्टकट भी बताता हूं मैं आपको, जो आपको याद रखना चाहिए। जब भी दो टर्म्स का सम कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब नंबर्स दोनों बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमें दिख रहा है कि ये जो दो टर्म्स हैं, एक है x और एक है 200 माइनस एक्स, इनका सम कांस्टेंट होगा ना, इसको और इसको ऐड करोगे तो सम आएगा 200। सम कांस्टेंट है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। वेरी सिंपल। इफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, इफ sum of certain numbers is constant, their product will be maximum when all the numbers are equal. ठीक है, given that the numbers are positive, वो तो by default है ही। Okay, so this is a question which was based on AMGM, which is frequently asked in your IP MAT Indore exam. ये concept तो आता है frequently. Next we have is question number 6. यहाँ पर हमारे पास है, in a garden there are 50 plants planted in rows with the same number of plants in each row. Okay, तो एक गार्डन में कुछ प्लांट्स को रखा गया है, they are planted in rows such that there are equal number of plants in each row. कितनी रोज है नहीं पता, तो रो 1, रो 2, रो 3 से लेकर लेट्स से रो R तक इतनी रोज है। ठीक है, और हर रो में क्या है, सेम नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। तो लेट्स से हर रो में p नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, p प्लांट्स सो ऑन टिल p प्लांट्स। टोटल कितने प्लांट्स हैं हमारे पास, 50 प्लांट्स हैं। तो यहां से एक चीज ये समझ में आती है कि हर रो में अगर p प्लांट्स हैं तो टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे, p इंटू नंबर ऑफ रोज r, p प्लस p r बार हो रहा है तो p इंटू r, ये होगा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो कि है 50। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव। ओके, नेक्स्ट अब आपसे आगे क्या बोल रहा है, वो आगे ये बोल रहा है कि
number of flowers on every plant of a row is same is the square of the row number. ठीक है, यहां पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, राइट? सो बहुत सारे प्लांट्स हैं, टोटल कितने प्लांट्स हैं? p प्लांट्स हैं। हर प्लांट पर फ्लावर्स कितने होंगे? जो रो का नंबर है ना उसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर सो ऑन टिल 1 स्क्वायर। यहां पर भी कुछ प्लांट्स हैं, कितने प्लांट्स हैं? p प्लांट्स हैं। हर प्लांट पे फ्लावर्स कितने होंगे? रो का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन टिल 2 स्क्वायर सो ऑन टिल। यहां पर भी p नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। हर प्लांट पे फ्लावर्स कितने होंगे? रो का स्क्वायर, रो का स्क्वायर यहां पर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर, सॉरी रो तो r है ना, रो इज r हियर। तो पहले प्लांट पर कितने फ्लावर्स होंगे? r स्क्वायर, दूसरे पर भी r स्क्वायर सो ऑन टिल r स्क्वायर। ठीक है, और टोटल कितने फ्लावर्स हैं यहां पर गार्डन में? 550 फ्लावर्स हैं। तो इन पे जो टोटल सम होना चाहिए इनका, वो कितना होना चाहिए? 550 फ्लावर्स होना चाहिए, राइट? तो यहां पर मैं निकालता हूं कि हर रो में कितने फ्लावर्स हैं। देखो, हर पेड़ पर या हर पौधे पर 1 स्क्वायर है और कितने पौधे हैं? p पौधे हैं। तो टोटल फ्लावर्स कितने हो जाएंगे? p इंटू 1 स्क्वायर इन दी फर्स्ट रो। सिमिलरली सेकेंड रो में कितने फ्लावर्स हो जाएंगे? p इंटू 2 स्क्वायर, फिर p इंटू 3 स्क्वायर, टिल यहां पर कितने हो जाएंगे? p इंटू r स्क्वायर। ये हो जाएगा p इंटू r स्क्वायर। तो जो टोटल फ्लावर्स है ना 550, दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो p इंटू 1 स्क्वायर प्लस p इंटू 2 स्क्वायर प्लस p इंटू 3 स्क्वायर से लेकर कहां तक जाएंगे हम? p इंटू r स्क्वायर तक जाएंगे। तो ये जो टोटल फ्लावर्स का सम है वो आएगा 550। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो 550 इज इक्वल टू, यहां पर सब में p का फैक्टर कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल r स्क्वायर। अब यहां पर देखो आप, p की वैल्यू कितना आएगी? p आएगा यहां से, p की वैल्यू आ जाएगी 50 बाय r। ओके, तो 50 बाय r, p की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 50 बाय r इंटू ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स क्या हो जाता है? r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम r को r से कैंसिल आउट करेंगे, राइट? यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 550 है, तो 550 गोज बाय 50 11 टाइम्स, करेक्ट? तो हमारे पास यहां इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6 इंटू 11 इज 66 इज इक्वल टू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस r इंटू 1 इज r, 2r इंटू 1 इज 2r, 2r प्लस r 3r प्लस 1 इंटू 1 इज 1। तो 66 को लेफ्ट में लेके जाओ तो हमारे पास आएगा 2r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 65 इज इक्वल टू 0। ओके, और ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स कैसे आएंगे? स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 65 इज माइनस 130, चाहिए 13, तो स्प्लिट करेंगे अगर, तो हमारे पास प्लस 13 एंड माइनस 10 करके स्प्लिटिंग आएगी। साइन चेंज कर दो दोनों का और r स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो एक रूट आ जाएगा माइनस 6.5 और एक रूट आ जाएगा 5। r की एक वैल्यू आएगी माइनस 6.5, एक आएगी 5। नाउ ऑब्वियसली r इज नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे? यहां पर 5 रोज हो जाएंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही होनी चाहिए रोज की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज हियर इज 5। तो ये सॉर्ट ऑफ आपका एक प्रोग्रेशंस का सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। यहां पे थोड़ा सा आपका सम ऑफ अ सीरीज का भी फंडा यूज हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हियर। ओके, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, a प्लस b फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। a प्लस b फैक्टोरियल इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है? तो अब देखो ऑप्शंस है ना, यहां पर ऑप्शंस डेफिनेटली होने ही पड़ेंगे। ऑप्शंस हैं, तो इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप कुछ सॉल्विंग करो, आप a और b की वैल्यूज अज्यूम कर लो और देख लो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट विल बी योर आंसर। वेरी सिंपल। तो यहां पर लेट्स से a इज इक्वल टू कुछ भी नंबर ले लो रैंडम 3 एंड b इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस b फैक्टोरियल, a प्लस b फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 फैक्टोरियल। 3 प्लस 5 फैक्टोरियल इज
8 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ये हो गया a प्लस बी का फैक्टोरियल। अब हमें ये फिगर आउट करना है कि क्या ये नंबर इससे डिविजिबल होगा, इससे होगा या इससे होगा, या इनमें से मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से मल्टीपल से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले मैं a स्क्वायर लेता हूं, फर्स्ट ऑप्शन a स्क्वायर फैक्टोरियल, नॉट जस्ट a स्क्वायर का फैक्टोरियल। तो क्या ये 9 फैक्टोरियल, a कितना है 3 का स्क्वायर इज 9 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। ये जा रहा है 8 तक मल्टीप्लीकेशन, 9 फैक्टोरियल जाएगा 9 तक मल्टीप्लीकेशन। 9 फैक्टोरियल क्या होगा हमारा? 9 फैक्टोरियल होगा हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो ये वाले टर्म्स इनसे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 बचेगा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए तो हमारा रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन बी देखते हैं। बी का स्क्वायर, बी क्या था? 5 था। अब जब 5 a3 था, 3 का स्क्वायर 9 फैक्टोरियल से ही डिवाइड नहीं हो रहा ये, तो बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 फैक्टोरियल से तो डेफिनेटली डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन ए और बी अगर रिजेक्ट हो गए तो मोर देन वन ऑफ द अबव, तो इन तीन में से 2 या उससे ज्यादा तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास बचता है ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी हैज टू बी योर आंसर। ऑप्शन सी हैज टू बी योर आंसर, जो आप मैन्युअली चेक कर सकते हो। 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्या ये 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल है? लेट्स सी। तो 3 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, अब यहां पर या तो आप मैन्युअली चेक कर सकते हो डिवाइड करके, प्रॉपर डिवाइड करके। तो 1 2 3 1 2 3 तो कैंसिल्स आउट। ठीक है, 4 4 से जाएगा, 5 5 से जाएगा, 2 इंटू 3 इज 6 कैंसिल्स आउट, 7 इंटू 8 अपॉन 1 इज 56 अपॉन 1, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का। बट without even assuming values I could have solved this question through a very simple concept। क्या सिंपल कंसेप्ट है? देखो, मेरे पास न्यूमरेटर में है a प्लस बी का फैक्टोरियल। a प्लस बी का फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल a जाएगा, इंटू a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 सो ऑन टिल a प्लस बी तक जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो जाएगा। दिस इज a प्लस बी का फैक्टोरियल, है ना? पहले a डिजिट्स, फिर उसके बाद b डिजिट्स का प्रोडक्ट हो रहा है। नीचे आएगा a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल। अगर मैं ऑप्शन सी चेक करूं यहां पर, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। ध्यान रखना है इस चीज को। क्या है कंसेप्ट यहां पर? कंसेप्ट हियर इज प्रोडक्ट ऑफ n consecutive natural numbers is always divisible by n factorial। सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 consecutive numbers, जरूरी नहीं है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हो, एनी 3 बीच में कहीं भी 5 6 7। अगर 5 6 7 का प्रोडक्ट करोगे 3 नेचुरल नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, तो वो 3 फैक्टोरियल यानी 6 से डिवाइड होगा ही होगा। यू टेक एनी कॉन्जिक्यूटिव 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 17 18 19 20 21, इनका जो प्रोडक्ट है वो 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा ही होगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो नाउ अगर मेरे पास यहां न्यूमरेटर में है फर्स्ट a नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो ये डेफिनेटली a फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। एंड देन आई हैव द प्रोडक्ट ऑफ अनदर b नेचुरल नंबर्स, तो ये डेफिनेटली b फैक्टोरियल से डिवाइड हो ही जाएगा। तो न्यूमरेटर इज बेसिकली परफेक्टली डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था यूजिंग दिस सिंपल कंसेप्ट कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है ये, और ये तो हमारे एलिमिनेट हो ही जाते हैं बेस्ड ऑन टेकिंग अ सिंपल वैल्यू, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फंक्शंस का। अब फंक्शन के ऐसे क्वेश्चंस आईपी मैट में आते हैं जहां पर आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करके
यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द फाइनल आंसर। तो यहां पर आपको हमारे दिया हुआ है f of x upon y is equal to f of x minus f of y when obviously y is not 0, denominator 0 नहीं होना चाहिए। Then which of these is equal to f of 2 by 72? सबसे पहले तो ये जो है ना इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 upon 72 क्या होता है? 1 upon 36। तो मुझे f of 1 upon 36 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी समझते हैं। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें x की वैल्यू आप 1 पुट करो। x की वैल्यू जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? f ऑफ और x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दो। x और y दोनों 1 पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 अपॉन 1 इज 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 इज 0। तो यहां से हमारे पास एक चीज सिंपल सी ये आ जाती है कि f ऑफ 1 की जो वैल्यू है ना वो 0 है। f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास यहां पर 0 आ जाती है, पहली चीज। नेक्स्ट अब आप एक काम करो, सिंस मुझे यहां 1 अपॉन समथिंग दिख रहा है, 1 अपॉन समथिंग, किसी नंबर का मुझे रेसिप्रोकल की वैल्यू, f में जो इनपुट है ना वो एक फ्रैक्शन है 1 अपॉन समथिंग करके। तो व्हाट आई डू नाउ इज इंस्टेड ऑफ x आई सब्स्टिट्यूट 1 और y को एज इट इज रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास f ऑफ 1 अपॉन y इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ y, ठीक है। f ऑफ 1 तो 0 होता है, तो आई गेट f ऑफ 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस f ऑफ y। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या? जो रिलेशन निकल के आ रहा है। तो मुझे यहां से समझ में आता है कि f ऑफ 1 अपॉन 36 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस f ऑफ 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये? माइनस f ऑफ 36 हो जाएगी। तो फ्रैक्शन की जगह एटलीस्ट मुझे अब इंटीजर में डील करना है, मुझे निकालना है f ऑफ 36 की वैल्यू यहां पर, ठीक है। तो अब 36 क्या होता है? 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है इनपुट में, तो यहां से कहीं से मैं परफेक्ट स्क्वायर जनरेट कर सकता हूं क्या? कैन आई जनरेट अ परफेक्ट स्क्वायर? यस वी कैन। कैसे? इस इक्वेशन में y की जगह 1 अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर दो। इंस्टेड ऑफ y सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन x। तो देखें क्या आएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा f ऑफ x अपॉन 1 अपॉन x, x अपॉन 1 अपॉन x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x। ये हो जाएगा करेक्ट। तो दिस बिकम्स f ऑफ x अपॉन 1 अपॉन x हो जाएगा x स्क्वायर विच इज इक्वल टू f ऑफ x, और यहां पर f ऑफ 1 अपॉन y था माइनस fy, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन x की जगह आ जाएगा माइनस fx, माइनस f ऑफ x आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आता है f ऑफ x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है? fx माइनस ऑफ माइनस इज प्लस fx। तो ये कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ fx विच इज इक्वल टू f ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो fx स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ fx। तो दिस हियर फाइनली व्हाट आई गेट इज, माइनस तो एज इट इज रहने दो, f ऑफ 6 स्क्वायर विल बी व्हाट? ट्वाइस ऑफ f6। तो माइनस के साथ ही आ जाएगा ट्वाइस ऑफ f6। f6 पे क्यों ध्यान दे रहा हूं मैं? क्योंकि ऑप्शंस देखो आप, ऑप्शन में फाइनल आंसर f ऑफ 6 के टर्म्स में निकालना है, राइट। 36 तो था ही, f ऑफ 6 के टर्म्स में निकालना है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो वहां से ये स्ट्राइक करना चाहिए कि x और x स्क्वायर में कुछ तो रिलेशन आना है। तो x और x स्क्वायर में कुछ रिलेशन हमारे पास यहां से आ जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व फंक्शंस इन फंक्शंस के क्वेश्चंस। सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है? यू टेक हिंट फ्रॉम व्हाट इज आस्क्ड। पहले रेसिप्रोकल पूछा था तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर उसके बाद 6 स्क्वायर कुछ समझ में आ रहा था तो मैं x स्क्वायर जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हियर। टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है आईपी मैट में। तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अ वर्क इज डन बाय 30 वर्कर्स, नॉट ऑल ऑफ whom आर इक्वली एफिशिएंट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इस क्वेश्चन में अगर आप बहुत वैसा मैनुअली सोचो तो।
हर वर्कर की एफिशिएंसी अलग है। नॉर्मली क्या है, वर्कर्स की एफिशिएंसी सेम होती है तो आसान होता है, लेकिन यहां पर हर वर्कर की एफिशिएंसी अलग अलग है। नाउ एवरी डे एग्जैक्टली 2 वर्कर्स कम फॉर वर्क विद नो पेयर ऑफ वर्कर्स वर्किंग ट्वाइस। ये जो 30 लोग हैं, हर दिन 2 अलग अलग पेयर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं। सो लेट्स से वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 से लेकर वी हैव वर्कर 20 तक। तो पहले दिन मान लो 1-2 काम करेंगे, फिर अगले दिन 2-3, फिर 3-4, फिर 5-6, फिर 19-20, फिर एक बार 21 काम करेंगे, 1-3 काम करेंगे, 1-5 काम करेंगे। ऐसे करके 2-2 लोग डेली काम करते हैं। इवन आफ्टर ऑल पॉसिबल पेयर्स हैव वर्कड वंस, हर पेयर एग्जैक्टली एक बार काम कर देगा, उसके बावजूद क्या होता है, द वर्क इज इनकम्प्लीटेड। इसके बावजूद भी काम कंप्लीट नहीं होता है। हर पेयर ऑफ वर्कर्स एक एक बार काम करने के बावजूद भी काम खत्म नहीं होता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, थस ऑल द 30 वर्कर्स, अच्छा 30 वर्कर्स है तो इसको 30 कर लेते हैं, ऑल द 30 वर्कर्स वर्क टुगेदर फॉर 3 more days। तो अब क्या करते हैं, जब सारे पेयर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद सारे के सारे 30 लोग इकट्ठे काम करते हैं 3 दिन और, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर्क फॉर 3 more days टू फिनिश द वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द होल वर्क वुड फिनिश इफ ऑल द वर्कर्स वर्कड टुगेदर। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन को अभी आते हैं। पहले समझते हैं इनिशियली हो क्या रहा है। इनिशियली पेयर्स में काम कर रहे हैं, कितने पेयर्स बनेंगे टोटल, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे टोटल। अब इसमें थोड़ा सा पीएनसी आपका यूज हो जाएगा। 30 में से आपको 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, 30 C2 तरीके से 2 लोग सिलेक्ट करोगे आप। 30 C2 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 29/2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स 15 इंटू 29 विच इफेक्टिवली इज 290 प्लस 145, तो ये आ जाएगा 435 डेज, ठीक है। 435 डेज तक ये काम चलेगा, ओके। अब 435 डेज के बाद क्या हो रहा है, इसके बावजूद भी काम खत्म नहीं हो रहा है, तो इसके बावजूद क्या होगा, वैसे ये निकालने की जरूरत थी नहीं, बट देखेंगे अभी जरूरत थी कि नहीं थी। इसके बाद भी 3 दिन और काम चलेगा। सो टोटल टाइम टेकन, टोटल डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क कितना हो जाएगा, 435 डेज। तो जब 2-2 लोगों ने काम किया एक एक दिन करके, प्लस 3 दिन और 438 डेज, ठीक है। इतने दिन काम चला, तो काम हुआ कितना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन, ये निकालते हैं। लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन, टोटल वर्क डन, TWD मतलब टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन यहां हम निकालेंगे बाय फोकसिंग ऑन ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल ने जितना काम किया है वो पूरा ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं वर्कर 1 पे फोकस करूं, तो वर्कर 1 ने कितने दिन काम किया है। अब देखो, पहले तो पेयर्स में काम किया है और फिर 3 दिन उसने सबके साथ काम किया है। तो वर्कर 1 के कितने पेयर्स बनेंगे, वर्कर 1 का एक पेयर बनेगा वर्कर 2 के साथ, फिर एक बनेगा वर्कर 3, 4, 5 सो ऑन टिल वर्कर 30 के साथ। तो कितने पेयर्स बनेंगे उसके टोटल, 30 में से एक खुद को हटा दो, 29 लोग बचे, तो 29 पेयर्स बनेंगे। तो उसने कितने दिन काम किया होगा, 29 डेज तो यहां काम किया होगा पेयर्स में। तो वर्कर 1 ने 29 दिन तो काम किया है एक एक बंदे के साथ, 3 दिन काम किया है सबके साथ, तो उसने टोटल कितने दिन काम किया है, 29 प्लस 3 यानी कि 32 डेज काम किया है वर्कर 1 ने। और लेट्स से उसकी एफिशिएंसी है W1 यूनिट्स, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। 32 दिन काम किया W1 एफिशिएंसी के साथ, तो दिस इज द वर्क डन बाय वर्कर 1। सिमिलरली वर्कर 2 ने भी कितना काम किया होगा, 32 इंटू W2 ही काम किया होगा, सेम ही तो रहेगा। ऐसा नहीं है ना वर्कर 2 ज्यादा करेगा वर्कर 1 कम करेगा, ऐसा नहीं है। तो सारे वर्कर्स कितना काम करेंगे, 32 इंटू देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसी। So this is the total work done, which is 32 into sum of their individual efficiencies. This is the total work that has been done. ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ये लोग सारे साथ में मिलके काम करते, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द
द होल वर्क वुड फिनिश इफ ऑल द वर्कर्स वर्कड टुगेदर। तो लेट्स से सारे मिलकर काम करते तो डी डेज में काम खत्म कर देते। तो अगर सारे मिलकर डी डेज में काम खत्म कर देते तो टोटल वर्क डन कितना होता? टोटल वर्क डन होता नंबर ऑफ डेज इनटू सारों की कंबाइंड एफिशिएंसी। सारों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होती? W1 प्लस W2 प्लस W3 सो ऑन टिल W30 हो जाती। ओके, नाउ मुझे पता है इस केस में जो काम हो रहा है और इस केस में जो काम हो रहा है, ये दोनों काम क्या है? सेम है, सेम ही तो काम हो रहा है, बस तरीका अलग अलग है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इक्वेट द टू वर्क डन्स। इसको और इसको आप इक्वेट करोगे तो ये जो सम ऑफ द एफिशिएंसी है ये कैंसिल आउट होके हमारे पास डी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 32 आ जाएगी। डी की वैल्यू 32 आ जाएगी। तो यहां पर एक्चुअली इसका कोई मतलब था नहीं, ये जो हमने निकाला ना इसका मतलब था नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए था, बट ये पूरा जो था इसकी एक्चुअली जरूरत हमें पड़ी नहीं। बिना इसके ही हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गया एंड द नंबर ऑफ डेज दैट वुड बी रिक्वायर्ड इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर इज ऑप्शन डी 32 ओवर हियर। ठीक है, एंड इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। यहां पर द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज हियर इज लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ABC if a square plus b square plus c square is a into b plus b into c plus c into a, then the triangle is scalene, isosceles, equilateral or it cannot be determined. Now ये at first glance it looks like a question of triangles, तो हम triangles की कुछ properties use करना शुरू कर देते हैं, but this is not a question where you have to, triangles का छोटा सा concept तो लगेगा but वो शुरू में नहीं लगेगा, वो end में लगेगा। दिस इज मोर ऑफ आइडेंटिटी क्वेश्चन। ठीक है, एक सिंपल आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। अब ये तीनों टर्म्स को लेफ्ट में लेके आते हैं। इस चलो अभी तो ऐसे लिख देते, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू, ये हो गया 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर लिखते हैं, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर लिखते हैं और ये माइनस 2ab को यहां लिखते हैं साथ में। ठीक है, इन तीनों को अलग से क्लब कर लेते हैं प्लस। फिर 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर यहां था, एक और a स्क्वायर लेते हैं। 2c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर लेते हैं और माइनस 2ca यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, प्लस। अब 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर यहां गया था, एक b स्क्वायर और यहां अलग से लिख लेते हैं। 2c स्क्वायर में से c स्क्वायर एक यहां चला गया, दूसरा c स्क्वायर यहां लिख लेते हैं और माइनस 2bc यहां लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? ये बन जाता है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाता है हमारे पास a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बन जाता है b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 0। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ईच ऑफ देम इंडिविजुअली इज 0। भाई स्क्वायर जो होता है ना वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। अगर ये नंबर 0 से बड़ा हो गया और ये दोनों 0 0 भी हुए तो ये जो सम है 0 से बड़ा हो जाएगा, जो हो नहीं सकता। The only way sum of squares of numbers can be 0 is when all these squares are 0. तो ये 0 कब बनेगा? ये 0 बनेगा when a minus b is 0, which effectively means a is equal to b. ये 0 कब बनेगा? when a minus c is 0, मतलब a is equal to c। और ये 0 कब बनेगा? जब b minus c is 0, that means b is equal to c। तो इन तीनों से हमें समझ में आता है कि a is equal to b is equal to c होना चाहिए if this has to be true। तो मोर देन ट्राइंगल्स इट्स एन आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन अब आईपी मैट में बहुत पूछे जाते हैं जहां पर दो अलग अलग टॉपिक्स के कंसेप्ट्स आपको मिक्स करने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इफ a is equal to b is equal to c और abc क्या थे? दे वर 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल के बराबर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल कैसा हो जाता है?
इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है, राइट? सो हियर the triangle is an equilateral triangle. This is the only concept of triangles that was applicable over here. More than triangles एक identity solving का question था, right? So I hope with this we come to the end of the 10 questions that we had to discuss today. I hope आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा रिविजन हुआ होगा and hopefully कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा. So with this we come to the end of this session. Thank you and all the best for your exam. Bye.